हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? मैं एक स्कूल का टीचर हूं, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नई नई एक्टिविटी कराने में बहुत मज़ा आता है। और मैं अपनी स्कूल लाइफ में इतना नहीं सीखा जितनी मैं अपनी टीचिंग लाइफ में सीख रहा हूं। तो ये क्या एक एपिसोड की सीरीज़ चल रही है, ये 3rd एपिसोड होगा। और इसमें मैं पूरे हफ्ते जो सीखा हूँ स्टूडेंट से और या मैंने उनको जो सिखाया या जो भी बात हुई है उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक मेरे पास ग्रीटिंग है। ये काफ़ी अलग टाइप का ग्रीटिंग है। इसके बारे में इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। इसके पीछे होता क्या है, एक मैम है जो कि बच्चों को क्लास में उन्होंने सोचा था कि मैं जाऊंगी और एक नई एक्टिविटी करा के आऊँगी बच्चों को। तो अब है ना वो गई, पर क्लास में जैसे ही आती हूँ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तो वो चाहती थी क्लास शांत हो जाए, तो मैं जो चीज़ कराना चाहती हूँ अच्छी एक्टिविटी वो कराऊंगी, पर नहीं हो रहे थे बच्चे शांत। तो उनका इतना दिमाग खराब हो गया इस बात में, और वो है ना रूठ के चली गई। उन्होंने बोला कि अब मैं कभी नहीं आऊँगी इस क्लास में। देखो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न समझते हैं। जो टीचर्स होते हैं ना, उनका आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल में जाता है, ठीक है। तो वो है ना स्कूल को, क्लास को अपनी एक फैमिली की तरह समझने लगते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा सीखे अच्छे से। पर होता क्या है, जब टीचर बच्चों को सिखाने आता है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं कई बार। तो फिर वो है ना, टीचर के लिए पहला सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि बच्चे अब शोर ना मचाएं। तो फिर इस शोर के चलते एक्टिविटी नहीं करा पाती। तो बच्चों, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो अगर, तो क्लास में शोर नहीं बचाना, तभी आपको टीचर अच्छा करा पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब चली गई मैम तो बच्चों ने एक है ना सॉरी टीचर करके ग्रीटिंग बनाया। सॉरी टीचर करके इसमें क्या था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रीटिंग, क्योंकि एक्चुअली में मैंने ऐसे देखा है किसी फादर को देने के लिए, मदर को देने के लिए, या फिर आप टीचर्स को दे रहे हो अच्छा आपकी बेस्ट टीचर के लिए, पर सॉरी टीचर वाला ग्रीटिंग पहले देखा। तो कुछ इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से बोलता है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और इसमें देखिए कुछ इंग्लिश और हिंदी करके मिक्स लिखा है। मैं दिखाता हूँ क्या लिखा है। आई डोंट नो कि हमारी क्लास आपकी नज़र में कैसी है, शोर मचाने वाली है तो सॉरी टीचर, प्लीज़ फॉरगिव टू ऑल स्टूडेंट्स, टू मैम का नाम लिखा है, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ अच्छी लगी है। देखो बच्चों, आप लोग शोर कम से कम मचाइए तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी करा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं। मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चों से कहता हूँ, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब मेरा अरेंजमेंट होता है, मैं क्लास में जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ ज़्यादातर अरेंजमेंट में, अच्छा लगता है पढ़ाना। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बच्चों कोई आपके अंदर टैलेंट हो, हम बस उसकी बात करते हैं। टैलेंट क्या है, लाइफ में क्या करना है, कुछ यही टॉपिक होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो एक बच्ची ने दिखाया कि सर मैंने ये ड्राइंग बनाई है। तो इस ड्राइंग में क्या खास बात थी, मुझे अच्छा लगा। इसमें है ना उसने अलग अलग स्टेट्स की ड्रेस ली है, और जब उसने मुझे दिखाया था तो इसमें स्टेट्स तो लिखे थे पर ड्रेस के नाम नहीं थे। तो मैंने कहा बेटा आप इसमें ड्रेस के नाम लिखिए और जो उनके कॉस्ट्यूम्स हैं उनके नाम लिखिए, फिर मैं बताऊंगा। जैसे इसमें एक पंजाब वाली ये ड्रेस है, इसमें लिखा है पुलकारी, और गुजरात वाला लिखा है घाघरा चोली। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बेटर रहता है। और ये किसी 5th क्लास की लड़की अलसिफा ने बनाई है। तो अलसिफा वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करते रहो। अब है ना कुछ पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। मैं इन्विजिलेटिंग की ड्यूटी दे रहा था, एक 12th क्लास की लड़की थी। मैंने OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करी और वो कहती सर मेरे पास पेन नहीं है, सर मैं कैसे करूँ। मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं, आपका 12th का बोर्ड एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है और आपके पास पेन नहीं है, कैसी बात कर रहे हो। तो बोलती सर मैं पेन लाना भूल गई, मैंने रखा तो अपने ब्लेजर की पॉकेट में ही था, पर वो है नहीं है सर सॉरी सर। और वो बहुत घबरा रही थी उस समय, तो मैंने उसको पेन अरेंज करवाया। तो देखिए 2 रीज़न हो सकते हैं उसके पेन न लाने के। पहले वो केयरलेस होगी, या सेकंड वो बोर्ड के एग्जाम के डर से काफ़ी घबरा रही होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर केयरलेस है तो बच्चों आपको खुद ही हैंडल करना होगा। छोटी छोटी चीज़ें होंगी, वो आपको खुद उससे केयरलेस से केयरफुल बनने का एक सफ़र होता है, वो आपको खुद तय करना होगा अपनी छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करके, ठीक है। आप राइट कर सकते हो कि मुझे ये अपनी पॉकेट्स में लिखना है, मुझे एडमिट कार्ड रखना है, मुझे ये रखना है, एक छोटी स्लिप में राइट कर सकते हो। अगर आप घबरा रहे थे बच्चे, तो घबराने के केस में ये होता है कि हम लोग है ना, क्या होता है, आपने बोर्ड के एग्जाम की इतनी टेंशन ले ली कि आपने पेन रखना भी भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन खत्म नहीं होती, ये टेंशन आगे भी चलती है। और आपको हो सकता है कई ऐसी चीज़ होंगे, कई ऐसे MCQs होंगे जो आपको आते होंगे, पर डर के मारे आप गलत लगा दोगे। तो एक ये चीज़ भी होती है। तो याद रखना, अगर आप घबरा रहे हो तो घबराहट को थोड़ा सा रिलैक्स करिए और बहुत आराम से सोचिए, पूरे 360 डिग्री में सोचिए। आप बस अगर एग्ज़ाम के बेसिस में सोचोगे तो और सारी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। 3rd चीज़ पे आते हैं। हाँ, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है
हमारे क्लास में क्या होती थी, स्कूल में असेंबली होती है तो हर किसी का टर्न होता है। एक मैम ने क्या करा, अपनी असेंबली में स्टैंड अटेंशन होता है, स्टैंड अटेंशन के बाद स्टैंड एट ईज बोलते हैं, ठीक है, तो उनने अटेंशन के साथ स्टैंड ऑन टोज बोल दिया, ठीक है। तो अब पूरे स्कूल में डिस्कस होने लगा कि स्टैंड एट टोज होता है या नहीं होता, स्टैंड ऑन योर टोज होता है या नहीं होता। तो अब मैं बताना चाहूँगा हाँ दोनों ही सही हैं, पर दोनों के मतलब थोड़े अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, मतलब जो मेरा आर्मी में फ्रेंड है उससे बात करी, तो उनने बताया मुझे कि जो अटेंशन होता है और उसके साथ अगर मैं स्टैंड एट ईज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं आराम से खड़ा हो जाऊँ, मैं अपने अपर पार्ट को हल्का सा मूव कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। पर अगर मैंने स्टैंड ऑन योर टोज बोला, इट मीन्स आप अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। जो नरेटर है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप उसको एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। तो स्टैंड एट ईज का मतलब है आराम से खड़े हो जाओ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपको आराम से सुननी है, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टैंड ऑन योर टोज का मतलब ये होता है कि आप अलर्ट हो जाओ, बहुत कायदे से सारी चीज़ें सुननी है, ईच एंड एवरी वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर ज़्यादातर स्टैंड एट ईज यूज़ होता है असेंबली टाइम में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट है हायर अथॉरिटीज़ वाला। देखो बच्चों, ये मैंने ना कुछ ऑब्जर्व करने के बाद आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत बड़े बड़े बनने वाले हो, ठीक है। आपके नीचे कुछ वर्कर्स काम करेंगे, हो सकता है आप बहुत बड़े डॉक्टर बन रहे हो तो बहुत सारे आपके नर्सेज होंगे, बहुत लोग आपके नीचे काम करेंगे। आप बहुत बड़े इंजीनियर बन रहे हो तो आपके सामने छोटे छोटे इंजीनियर्स काम करेंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी बनते हो लाइफ में तो आपकी कोई ना कोई नीचे होगा। इवन आप अगर कोई दुकान भी खोलते हो तो एक नौकर 100% है आपकी शॉप पे होगा, ठीक है। अब क्या होता है, लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपना गुस्सा उन छोटे छोटे वर्कर्स पे उतारते हैं, उनसे चिल्ला के बात करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। हम बहुत बड़े पहुंच तो जाते हैं, हम बहुत जो ऊपर वाला पद होता है, मतलब हम बोल सकते हैं हायर अथॉरिटी बन तो जाते हैं, पर हम अपनी अगर जो लोअर अथॉरिटी उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते तो हमारे लिए हम अच्छे लीडर नहीं कहला पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर उनने गलती करी है तो आपको डांट लगानी, पर उनने अगर गलती नहीं करी तो आपको अपना गुस्सा उन पर नहीं उतारना है। अगर आपने अपना गुस्सा उन पर उतारा तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटी है अच्छी वाली वो चली जाएंगी। तो अब ये क्वालिटी कैसे डेवलप होती है, देखो आपके कोई ना कोई छोटे भाई बहन होंगे तो आप अभी उनको फालतू में मार देते होगे कई बार, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब उनकी गलती हो तब उन्हें डांटना है, और जब उनकी गलती नहीं हो तो उनसे प्यार से बात करना है। और इवन जब आपकी गलती हो और आपने उसे गलत बात में डांट दिया तो सॉरी भी बोलना है, ठीक है। ये क्वालिटी डेवलप करनी है, क्योंकि आप सब लोग आगे जाके कुछ ना कुछ बहुत हायर करने वाले, बहुत आगे जाने वाले, तो ये क्वालिटी अभी से डेवलप करोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एप्रिशिएट करना है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि आप लोग वेडिंग में आए हो, तैयार होके आए हो एकदम, ठीक है, और मैं भी आया हूँ शादी में, और मैंने आप लोग से बोल दिया कितने गंदे कपड़े पहन के आए हो, आपको पूरी शादी में मूड खराब रहेगा। पूरे टाइम जब तक आप रुकोगे ना, उस शादी में मूड खराब रहेगा आपका। तो आपको करना क्या है, आप किसी को है ना फालतू चीज़ों में क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या किसी को बुरा बोल रहे हो तो उसका भी दिमाग खराब हो रहा है। आपको शायद उस पल के लिए थोड़ा सा मजा आ रहा होगा उसकी बेइज्जती करके, पर उसका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप है ना लोगों को एप्रिशिएट कर सकते हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, सही टाइम पे आया, या कुछ भी आप लोगों को एप्रिशिएट करना सीखिए, ठीक है। इंस्टेंट अब आप दूसरी कंडीशन में आइए, मान लेते हैं आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो सोचो कि ये किस बात के लिए कर रहा है। मान लेते हैं मेरे कपड़ों के लिए कर रहा है, ठीक है, आज मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, कल अच्छे हो सकते हैं। अगर मेरी कोई हैबिट के लिए कर रहा है, जैसे कि मैंने किसी को ग्रीट नहीं करा, किसी को नमस्ते नहीं करा, या मैंने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, अगर इसके लिए मुझे बोल रहा है तो मुझे हाँ इधर एक क्वेश्चन मार्क आया कि मैंने क्यों करा, और मुझे अपनी इस क्वालिटी, इस चीज़ को, गलत चीज़ को सुधारना है। मुझे अब एब्यूजिव लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। तो कुछ इस तरीके से अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप पहले सोचना उसको कि वो किस वजह से कर रहा है। अगर लगता है आपको कि उसका कायदे वाली चीज़ है तो उस पर सुधार करना है, नहीं है कायदे वाली चीज़ तो इसको इग्नोर करना है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।